हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी विंग, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनमें आज हम 3 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके नाम है साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। उससे यहाँ पे पार्ट 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि पार्ट 1 जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, जिसमें हमने ऑक्सिन और जिब्रेलिन 2 प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी जो लेक्चर है वो हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जनरली हमारे पास जो सिलेबस पे मेंशन है, हमारे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिनके नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन और जिब्रेलिन को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम जो रिमेनिंग 3 प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हैं साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड द एब्सिसिक एसिड। इसमें थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि इन 5 प्लांट हार्मोन में से हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो है वो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की श्रेणी में आते हैं, और हमारे इथिलीन एंड द एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा हार्मोन्स आ रहा है उसका नाम है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन के अंदर जो कंटेंट पार्ट आएगा उसमें जो हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन आएगा, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स आएंगे, प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन्स का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन को किस तरीके से अप्लाइड किया जा सकता है या फिर एप्लीकेशन जो है साइटोकाइनिन की उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ रहा है इंट्रोडक्शन। जब हम इस साइटोकाइनिन वर्ड को देखते हैं तो ये जो साइटोकाइनिन जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड, पहला वर्ड तो है साइटो और दूसरा है काइनिन। जब हम इनके मीनिंग को पढ़ते हैं तो साइटो जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सेल, और काइनिन का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है डिवीज़न। अगर इन दोनों वर्डों के मीनिंग को मिला देते हैं तो साइटोकाइनिन प्रमोट द सेल डिवीज़न। तो एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके बारे में पता चल रही है, जो कि इसके नाम के द्वारा ही हमें उसका पता लग रहा है। तो साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, इसलिए इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया है। साइटो मीन्स सेल और काइनिन मीन्स हो गया हमारा डिवीज़न। साइटोकाइनिन की फाउंड इन यंग एंड द एक्टिवली डिवाइडेड टिश्यूज़, एपिकल, मेरिस्टेम, एम्ब्रियोज एंड द सीडलिंग पार्ट। यहाँ पे उसकी अकरेंस के बारे में बताया कि जो साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन्स है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर हो सकती है। मेनली यहाँ पे जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर है, एम्ब्रियोज के अंदर है और सीडलिंग के अंदर है। इसके होने का कारण क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पहला जो वर्ड आ रहा है एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पर भी वर्ड मेरिस्टेम आता है उसके मतलब होता है वो टिश्यू जो कि स्पेसिफाइड टाइप की सेल्स कंटेन करते हैं, जिनके अंदर कंटिन्यूस सेल डिवीज़न का प्रोसेस पाया जाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो सीड की फॉर्मेशन में होगा, तो उसके लिए भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस होना चाहिए। और सीडलिंग का मतलब क्या है? जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी सेल डिवीज़न के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बात लिंक करना कि जो तीनों जो पार्ट हैं या जो तीनों जो कंडीशन है जहाँ पे साइटोकाइनिन पाई जा रही है, ये वो पार्ट है जहाँ पे कंटिन्यूस सेल डिवीज़न के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारी एपिकल मेरिस्टेम में पाई जाएगी, एम्ब्रियोज में पाई जाएगी और हमारे सीडलिंग पार्ट में पाई जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। जब हम साइटोकाइनिन के बारे में बात करते हैं तो साइटोकाइनिन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल साइटोकाइनिन और दूसरा आ रहा है हमारा सिंथेटिक साइटोकाइनिन। जब हम नेचुरल साइटोकाइनिन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो आते हैं इनके अंदर नेचुरल साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स वो हैं जिएटिन, N6 डाइमिथाइल अमाइनोप्यूरिन and isopentenyl aminopurines. These are the example comes under the natural cytokinins. Synthetic cytokinin के अंदर जो आते हैं वो है हमारा काइनेटिन, एडेनिन, 6 बेंजाइल एडेनिन, बेंजीमिडाजोल एंड डाइफिनाइल यूरिया. These are the 2 type of the plant hormones which comes under the category of cytokinins are present. One is the natural and the another is a synthetic. नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, नेचुरल साइटोकाइनिन जो प्लांट्स के अंदर अपने ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहते हैं और सिंथेटिक जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनकी जो हेडिंग आ रही है वो है रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट।
प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन का क्या रोल है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं वो हमारे साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। पहला आ रहा है प्रमोशन ऑफ द सेल डिवीज़न। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, साइटोकाइनिन के नाम से ही उसके फंक्शन के बारे में पता लग रहा था, उसके रोल के बारे में पता लग रहा था। तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस को जो प्रमोट करने वाला जो हार्मोन है वो हमारा साइटोकाइनिन है। और ये पाया गया है रिसर्च के बेसिस पे कि मेनली जो जिएटिन होता है, जो हमारा जो नेचुरल साइटोकाइनिन है, उसके होने की वजह से ही सेल डिवीज़न का प्रोसेस है पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, सिडलिंग के अंदर, एपिकल मेरिस्टेम के अंदर सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ द जिएटिन। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है डिले द लीफ सेनेसेंस और डिले एजिंग mainly by the zeatin, one another function which has been performed by the natural cytokinin zeatin। यहाँ पे क्या बता रहा है, डिले लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है? सेनिसेंस का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब प्लांट्स अपनी कंप्लीट मैच्योर अवस्था के अंदर पहुँच जाता है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं आती, उसे एजिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिले द लीफ सेनिसेंस। अगर लीफ के सेनिसेंस के एजिंग के प्रोसेस को जो डिले किया जाता है, जो इनहिबिट किया जाता है, वो किसके द्वारा होगा? दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल साइटोकाइनिन। और नेचुरल साइटोकाइनिन में जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो होगा हमारा जिएटिन के द्वारा। नेक्स्ट जो आ रहा है इस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड डेवलपमेंट, शूट डेवलपमेंट एंड द एडवेंटिशियस बड। दिस फंक्शन इज परफॉर्म विद द काइनेटिन। काइनेटिन इज ए सिंथेटिक साइटोकाइनिन। अब इसके फंक्शन को समझिए। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड डेवलपमेंट। लेटरल बड डेवलपमेंट का मतलब होता है जैसे कि स्टेम है, स्टेम की जो मेन एक्सिस होती है उसे एपिकल मेरिस्टेम के नाम से जाना जाएगा, या फिर उसे एपिकल बर्ड के नाम से जाना जाता है ऑफ द स्टेम। तो वो हमारी वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करती है, उसका ग्रोथ उस तरीके से होगा। मगर उस स्टेम के साइड में जो बर्ड की जो फॉर्मेशन होती है उनको बोला जाता है लेटरल बर्ड फॉर्मेशन। और ये लेटरल बर्ड के द्वारा ही जो स्टेम की शूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये पाया गया है कि जो काइनेटिन की वजह से ही जो लेटरल बर्ड की जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगी, वो प्रमोट होगी विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स काइनेटिन। ये शूट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा एडवेंटिशियस बर्ड के डेवलपमेंट के लिए भी, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए भी हमारा काइनेटिन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एडवेंटिशियस बर्ड क्या होती हैं? जब हम एडवेंटिशियस बर्ड के बारे में बात करते हैं तो इस शूट में या फिर स्टेम में के अलावा किसी और प्लांट पार्ट से अगर बर्ड की फॉर्मेशन होती है उसे एडवेंटिशियस बर्ड बोला जाता है। जैसे कि वो लीफ में अगर बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको एडवेंटिशियस बर्ड बोला जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है, जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को इनिशिएट करना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियोज के जो डेवलपमेंट होगा वो सेल डिवीज़न प्रोसेस से पॉसिबल हो सकता है। और सेल डिवीज़न के प्रोसेस को जो प्रमोट कर रहा है वो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तभी जाके हमारे सीड का डेवलपमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ द इंक्रीज इन द सेल डिवीज़न प्रोसेस। एक्सपांशन ऑफ सील्स लीफ सेल। एक्सपांशन ऑफ लीफ सेल्स का मतलब क्या है? जो लीफ की सेल के साइज़ को बढ़ाने का जो काम किया जाता है वो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। डिलेइंग द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द कलरिंग पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसकी होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस पाई जाती है, मगर उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इस प्रोसेस को कम करने का जो मेन जो एक्टिव हार्मोन्स है वो हमारा साइटोकाइनिन है। जितना ज़्यादा डिले होगा क्लोरोफिल की ब्रेकडाउन का उतनी ही उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्लोरोफिल मेनली लीफ के अंदर प्रेजेंट रहता है, उनकी लॉन्गिविटी इंक्रीज़ पाई जाती है। तो वो जो सेनिसेंस वाला जो पार्ट है लीफ का वो जो डिक्रीज़ हो रहा है वो किस मैकेनिज्म एक्शन के द्वारा हो सकता है? क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसके ब्रेकडाउन को अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए, उसे स्लो डाउन कर दिया जाए, तो जो क्लोरोफिल की ब्रेकडाउन को जो स्लो डाउन किया जा रहा है वो प्रोसेस किसके द्वारा होगा? दैट प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है डिले डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इन द एजिंग लीव्स। एजिंग लीव्स वही है, जैसे हम सेनिसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सेनिसेंट लीव्स के नाम से जाना जाता है, जो कि मैच्योर्ड कंडीशन के अंदर जाती हैं। तो उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन उसके अंदर ही पाया जाता है, जिससे कि वो एजिंग प्रोसेस को अचीव कर जाती है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। अगर प्रोटीन की अवेलेबिलिटी रहती है तो उनकी लॉन्गिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो फंक्शन है प्रोटीन को ना तोड़ने का जो फंक्शन है दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन हार्मोन्स।
प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के हम बारे में जानते हैं, स्पेसिफिकली लीफ की एपिडर्मल सेल्स में पाया जाता है और स्टोमेटा के होने की वजह से ही उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है पॉसिबल होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो पॉसिबल होगा वो केवल किसकी वजह से होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो जनरली जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है दैट हैज़ बीन मेंटेन, दैट हैज़ बीन रेगुलेटेड with the help of the cytokinin hormones, promote morphogenesis। morphogenesis का मतलब क्या है, मॉर्फो का मतलब हो गया हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, प्लांट्स पार्ट, और जेनेसिस उनकी फॉर्मेशन। तो प्लांट्स के पार्ट्स की फॉर्मेशन होना जो प्रमोट कर रहा है वो हमारा कौन करेगा, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा पॉसिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट हो सकती है साइटोकाइनिन्स की मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर या फिर हम कह सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। तो नंबर 1 आ रहा है इन द केस ऑफ द टिनी वैली सिना। टिनी वैली सिना जो है हमारी इंडियन सिना के नाम से भी जानी जाती है। इसकी लीफलेट्स या लीफ इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। कैशिया अंगस्टिफोलिया इसकी बोटानिकल नेम है। लेग्यूमिनोसिस का ये प्लांट है। सेना का नाम आते ही हमारे माइंड में एक बात आती है कि दिस इज ड्रग बिलोंग टू द ग्लाइकोसाइड, और ग्लाइकोसाइड में भी कौन सा होना चाहिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर जो कंटेंट पाए जाते हैं वो हैं साइनोसाइड ए, साइनोसाइड बी, साइनोसाइड सी एंड साइनोसाइड डी। और ये साइनोसाइड के होने की वजह से ही जो सेना ड्रग है वो लैक्सेटिव एक्शन अपना प्रोड्यूस करती है। तो ये पाया गया है कि अगर टिनी वैली सिना इंडियन सेना के ऊपर अगर हम साइटोकाइनिन की एप्लीकेशन करते हैं, उसके ऊपर उसको एप्लीकेबल किया जाता है, तो जो कंटेंट जो है सेनोसाइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो फॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ द सेना लीफ, सेनोसाइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन आ गया। अब बात करते हैं ओपियम प्लांट के बारे में। ओपियम के बारे में हम जानते हैं पेपावेरम सोमनिफेरम है। इसका लेटेक्स यूज़ किया जाता है, कैप्सूल में से लेटेक्स निकलता है उसको यूज़ करते हैं। पेपावेरेसी फैमिली का प्लांट है। इसके अंदर कई प्रकार के फाइटोकॉन्स्टेंट पाए जाते हैं। अल्कलॉइड कैटेगरी का ड्रग है। इसके अंदर मॉर्फिन है, कोडिन है, थीबिन है। नंबर ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट आर प्रेजेंट जिनके होने की वजह से कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी पाई जाती है। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर साइटोकाइनिन इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ओपियम के ऊपर। तो क्या क्या वो, पहला तो आ रहा है ए, फॉर्मेशन ऑफ इलोंगेटेड कैप्सूल। जो कैप्सूल का जो इलोंगेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब उसकी जो लेंथ वाइज है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेनिफिशियरी पॉइंट जो है वो साइटोकाइनिन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। किस प्लांट के ऊपर, ओपियम के कैप्सूल के ऊपर। ये तो एक मॉर्फोजेनेसिस की बात हो गई कि ये पॉजिटिव पॉइंट है। मगर अगर हम बात करते हैं एक इसका ड्रॉबैक भी आ रहा है, इट डिक्रीजेज द अल्कलॉइड कंटेंट। ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन है वो कम पाई जाएगी। तो हमारे जो फिनोटाइप कैरेक्टर है वो तो इंप्रूव हो रहे हैं मगर कीमोटाइप कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओपियम। वन मोर ड्रग जिसको हम डुबोइसिया प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ये भी अल्कलॉइड कंटेन करती है। अल्कलॉइड के अंदर ये इसमें जो पाया जाता है वो एट्रोपिन पाया जाता है। तो ये पाया गया है कि लीफ का जो साइज़ है वो तो इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द साइटोकाइनिन, मगर जो फाइटोकॉन्स्टेंट हायोसिन है उसकी जो परसेंटेज है वो कम पाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या, जो लीफ की साइज़ तो बढ़ी रहा है उसके साथ साथ हायोसिन कंटेंट वो भी इंक्रीज़ पाया जा रहा है। तो इसका मतलब डुबोसिया प्लांट के अंदर हम देखते हैं दोनों प्रकार के बेनिफिशियल इफेक्ट आ रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की इंक्रीज़ भी हो रही है, साथ साथ उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में भी चेंजेस पाए जा रहे हैं, वो भी हमारी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये डुबोसिया प्लांट्स के अंदर दोनों प्रकार के इफेक्ट जो हमारे बेनिफिशियल होंगे। फिनोटाइप करेक्टर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारे कीमोटाइप करेक्टर भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। हायोसिन का नाम जहाँ पर भी आएगा वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मेडिसिनल इफेक्ट, पैरासिम्पैथोलाइटिक जो एक्टिविटी है वो इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। इट इंड्यूसेस सेल डिवीज़न इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमें एसेप्टिक कंडीशन के अंदर हम एक्स प्लांट कोई भी प्लांट का पार्ट लेंगे और उससे हम प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। जो कल्चर मीडिया जो होता है, कल्चर मीडिया के अंदर हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस कंपोनेंट का एडिशन करते हैं, उसी के साथ हम उसमें प्लांट हार्मोन भी ऐड करते हैं। तो ये पाया गया है कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अगर साइटोकाइनिन हार्मोन्स को यूज़ करते हैं तो वो जो एक्सप्लांट जो यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर सेल डिवीज़न का प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाता है। और जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस पाया जाएगा तो कैलस की फॉर्मेशन होगी। कैलस का मतलब क्या है, देयर इज ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, उनकी फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो सेल डिवीज़न के प्रोसेस को एक्सीलरेट करने के लिए हम साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं इन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर। शूट इनिशिएशन इन टिश्यू कल्चर के अंदर शूट का जो इनिशिएशन है वो किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है,
साइटोकाइनिन के द्वारा वो पॉसिबल हो सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ लेटरल बड डोरमेंसी। लेटरल बड डोरमेंसी, अब एक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सिन पढ़ा था। ऑक्सिन की विशेषता क्या होती है कि जो एपिकल जो बड होती है, एपिकल मेरिस्टेम जो बड की होती है, उसकी ग्रोथ को इलोंगेटेड करने का जो काम होता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का जो काम होता है, वो किसका होता है? ऑक्सिन का होता है। एपिकल का मतलब मैंने बता दिया, स्टेम की सबसे ऊपर वाली जो बड होगी जो कि उसको ऊपर की तरफ मूव ग्रोथ करके लेके जाती है, ऊपर की तरफ जो उसका जो डेवलपमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, वो एपिकल मेरिस्टेम या फिर एपिकल बड के द्वारा होता है। इसको ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन होती है एपिकल बड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और वो क्या होता है? एक प्रकार का डोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि एपिकल के अंदर तो बड के अंदर तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगी, मगर जो शूट है, जो स्टेम के अदर जो लेटरल बड है, उनको वो डेवलप होने नहीं देता। अगर सपोज़ कीजिए, अगर जो स्टेम का जो एपिकल बड है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, अगर उसको कट कर दिया जाए तो ये पाया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से लेटरल बड की फॉर्मेशन होने लगती है। लेटरल बड का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्टेम के साइड में जो बड की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि शूट की फॉर्मेशन होती है, उनको लेटरल बड के नाम से जाना जाता है। तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो ऑक्सिन का पाया जाएगा टुवर्ड्स द लेटरल बड, मगर वो किसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा? वो करेगा हमारे एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को साथ दिया जाता है, सपोज कि दोनों हार्मोन को मिक्स करके दिया प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, तो ये पाया गया है कि ये जो साइटोकाइनिन होता है ये लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ऑक्सिन जो डोरमेंट कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा था लेटरल बड के अगेंस्ट में, उसको कम होगा, और साइटोकाइनिन जो होता है प्रमोट करता है लेटरल बड की ग्रोथ को, जिसके द्वारा शूट की फॉर्मेशन होती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ लेटरल बड डोरमेंसी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो हमारी साइटोकाइनिन के द्वारा होती है। दूसरे साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि साइटोकाइनिन जो होता है वो लेटरल बड की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके द्वारा स्टेम में से डिफरेंट शूट की फॉर्मेशन होगी। ब्रेक डाउन ऑफ सीड डोरमेंसी, ऑब्वियस सी बात है, सीड की डोरमेंट कंडीशन को तोड़ने के लिए भी तो कोई ना कोई हार्मोन्स चाहिए, तो वो हार्मोन्स है हमारा साइटोकाइनिन। वो किस तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? वो भी हमारा सेल डिवीजन प्रोसेस को एक्सीलरेट करके जो सीड डोरमेंसी है उसको वो इनहिबिट करेगा और सीड के जर्मिनेशंस को प्रमोट करेगा। तो बच्चों ये हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा आ रहा है वो है इथाइलिन। जब इथाइलिन के बारे में बात करते हैं, पहले इसमें जो हम कंटेंट जो पार्ट जो कवर करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स, एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन इन ए मेडिसिनल प्लांट्स। अब बात करते हैं, जब हम इस इथाइलिन प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये कई नाम से जाना जाता है और इसके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आ रहा है वोलेटाइल हार्मोन्स। वोलेटाइल हार्मोन्स, वोलेटाइल का मीनिंग हम जानते हैं। वोलेटाइल क्या होता है? वो सब्सटेंस जो इजीली रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल कहा जाता है। हार्मोन्स इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो उसे वोलेटाइल हार्मोन्स बोलेंगे। इथाइलिन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गैसियस प्लांट हार्मोन्स। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्लांट हार्मोन है जो कि गैस की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। नंबर 3 जो इसका नाम आ रहा है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, जो फ्रूट को राइप करने का काम करता है उस हार्मोन्स को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और एक बात और बता दी जा रही है इसमें कि ये हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। अभी तक हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और जो साइटोकाइनिन पढ़े हैं वो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे। ये हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की श्रेणी के अंदर पहला हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है इथाइलिन। तो कई नाम से जाना जाएगा, इसलिए आपको इसके नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द वोलेटाइल हार्मोन्स प्रेजेंट इन ए प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल हार्मोन्स क्या होगा? इथाइलिन। तो आपको इन चीज़ों के नाम, इन सारे के सारे कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्यों है, ये इस प्रकार का इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कारण बताते हैं। इट प्रमोट्स सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब हम बताएं, एजिंग प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देगा। अगर जितनी जल्दी एजिंग होगी उतनी जल्दी डेथ होगी। बात समझ में आई? तो इसको बोला जाता है सेनिसेंस इफेक्ट, उसको प्रमोट करेगा। एब्सीजन को प्रमोट करेगा। एब्सीजन का मतलब क्या हुआ? एब्सीजन का मतलब होता है डिटैचमेंट आफ्टर द मैच्योरेशन। अगर कोई प्लांट पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, वो डेड हो चुका है, तो उस प्लांट को, उस प्लांट पार्ट को उस प्लांट से हटना और ज़मीन पे गिरना, ये प्रोसेस हमारा
डिटैचमेंट कहलाता है। जैसे कि आपने लीफ देखी होगी, जब तक लीफ ग्रीन कलर की है तब तक उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, प्रोटीनिक की अवेलेबिलिटी है, तो वो आराम से उसमें मैच्योरिटी कंडीशन बढ़ रही है, पूरी तरीके से एजिंग प्रोसेस पे नहीं गया है, तो वो हमारे प्लांट पे लगा रहेगा। मगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो पत्तियों का जो कलर है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल नाम का कंपोनेंट कोई प्रेजेंट नहीं रहता, तो वो टूट के गिर जाती है। तो ये टूट के गिरने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एब्सीजन कहते हैं। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं ये जो हमारा इथाइलिन है, जो हार्मोन्स है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, मोस्टली ईच एंड एवरी पार्ट में ही पाया जाता है। मगर मैंने राइपनिंग फ्रूट को कलर किया क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा राइप फ्रूट के अंदर पाई जाती है। हालांकि ये फ्लावर्स के अंदर ही पाया जाएगा, स्टेम्स के अंदर भी पाया जाएगा, रूट में भी पाया जाएगा, ट्यूबर्स में भी पाया जाएगा, और सीड्स के अंदर भी इसकी अवेलेबिलिटी पाई जाती है। सब इसका डिस्कवरी किस तरीके से है उसके बारे में बताते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे गेन, 1924 के अंदर उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट ए गैस इवॉल्व फ्रॉम द राइप एप्पल कैन ऑल्सो अफेक्ट द राइपनिंग ऑफ द ग्रीन एप्पल। उन्होंने एक पूरी तरीके से राइप जो एप्पल था उसको लिया, और उसको 5 या 7 जो ग्रीन एप्पल थे, जो कि पूरी तरीके से मैच्योर कंडीशन नहीं होते, उनका राइपनिंग होना रिक्वायर्ड था, अनराइप थे, ग्रीन एप्पल थे, उनके साथ रख दिया। उन्होंने पाया कि ये रखने के बाद जो हमारे जो ग्रीन एप्पल थे वो भी हमारे मैच्योर एप्पल के अंदर कन्वर्ट हो चुके। तो उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तो ही शोड दैट इथाइलिन गैस हैड ए रोल इन राइपनिंग ऑफ द अदर फ्रूट। तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इथाइलिन गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन फ्रूट की राइपनिंग के लिए। तो जो गेन ने 1924 के अंदर ये पता लगाया कि जो इथाइलिन है ये हमारा प्लांट हार्मोन्स होगा, जो कि अनराइप फ्रूट को राइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो राइप फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं रोल ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स। पहला तो हम समझ ही गए हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट तो इंपॉर्टेंट आ ही गया, क्योंकि फ्रूट जो भी राइप फ्रूट जो होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट जो होगा वो इथाइलिन प्लांट हार्मोन्स की पाई जाएगी। स्टिमुलेट ऑफ लीफ एंड फ्लावर साइनिसेंस, तो लीफ के साइनिसेंस को और फ्लावर के साइनिसेंस को, उनके एजिंग प्रोसेस को एक्सिलरेट करने का जो काम करेगा वो हमारा इथाइलिन के द्वारा होगा। लीफ एब्सिशन का मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था, डिटैचमेंट फ्रॉम द प्लांट एट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द एब्सिशन। तो यहाँ पे लीफ एब्सिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीफ का पेड़ से टूट के गिरना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लीफ एब्सिशन। इनिबिशन ऑफ स्टेम एंड रूट इलोंगेशन, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देना क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। इनिबिशन ऑफ स्टेम एंड रूट इलोंगेशन, जब हम स्टेम और रूट इलोंगेशन के बारे में बात करते हैं, पहली बात तो ये बता दूँ, इलोंगेशन का मतलब होता है देयर इज ए इंक्रीज इन ए वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल या फिर लेंथ में इंक्रीज होने वाले कंपोनेंट को इलोंगेशन बोला जाता है। तो स्टेम और रूट की जो लेंथ जो इंक्रीज होगी वर्टिकली, उसको इनहिबिट करने का काम किया जाता है इथाइलिन के द्वारा। पहली बात तो ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्टिमुलेट स्टेम स्वेलिंग। अब ये अंतर आ रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है स्टेम स्वेलिंग, इसको मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, जो डायमीटर जो आ रहा है स्टेम का, उसको तो इंक्रीज कर रहा है, मगर स्टेम की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। तो दो प्रकार के इफेक्ट जो है यहाँ पे इथाइलिन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्टेम की लेंथ को तो डिक्रीज करेगा, मगर स्टेम के डायमीटर को जो है वो इंक्रीज करने का काम कर रहा है। प्रमोशन ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्रूट राइपनिंग, फ्लावर की और फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इंडक्शन ऑफ द फ्रूट एब्सिशन, जब फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो उसका जो डिटैचमेंट होगा वो किसकी सहायता से हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन दैट इज द इथाइलिन्स। इट इनहिबिट्स द डोरमेंसी, जैसे कि आपको याद होगा जब हम इसकी अकरेंस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत पार्ट्स के अंदर इथाइलिन पाया जा रहा था, राइप फ्रूट के अंदर पाया जा रहा था, स्टेम के अंदर पाया जा रहा था, रूट के अंदर पाया जा रहा था, उसी में हमारे ट्यूबर्स के अंदर ही पाया जा रहा था और सीड्स के अंदर ही पाया जा रहा था। तो जैसे कि हम जानते हैं सीड के अंदर डोरमेंसी पाई जाती हैं, जो डेवलपमेंट की जो कोई भी जो कंडीशन होती है उस समय डोरमेंट कंडीशन के अंदर उस सीड के अंदर या फिर ट्यूबर्स के अंदर नहीं पाई जाती, उसको हम रेस्टिंग फेज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रेस्टिंग फेज़ को तोड़ने का जो काम करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ दैट रेस्टिंग फेज़, उसको जो तोड़ने का जो काम करता है वो किसके द्वारा होगा, इथाइलिन हार्मोन्स के द्वारा ही वो पॉसिबल हो सकता है। जब वो डोरमेंसी फेज टूटेगी, रेस्टिंग फेज टूटेगी, तभी जाके सीड में जर्मिनेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। तो डोरमेंसी को इनहिबिट करना ट्यूबर्स और सीड के अंदर वो किसका काम है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द इथाइलिन गैस। नेक्स्ट आ रहा है, इट स्टिमुलेट फ्लावर ओपनिंग एंड फ्लावर्स पेटल डिस्कलरेशंस।
जो फ्लावर्स हम जानते हैं बर्ड कंडीशन में होता है, उस बर्ड कंडीशंस को पूरी ब्लूम कंडीशन में करना। ब्लूम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर हमारे जो जो सेपल्स हैं, जो हमारे जो पेटल्स हैं, जो एंड्रोशियम है, जो गाइनोशियम, पूरी तरीके से विकसित डेवलप कंडीशन में जो पाया जाता है, उस फ्लावर को ब्लूम कंडीशन के अंदर कहा जाता है। वो हमारा पूरी तरीके से ओपन फ्लावर है। तो जो फ्लावर की जो ओपनिंग होती है वो किसके द्वारा होगी, इथाइलिन के द्वारा। और जो फ्लावर्स के पेटल का जो डिस्कलरेशन होता है, जो कलर जो उसका जो हटने लगता है, उसका कारण भी हमारा इथिलीन होगा। तो ये हमारे रोल हो गए इथाइलिन के इन प्लांट्स के बारे में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन इन ए मेडिसिनल प्लांट्स। नंबर 1 जो आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड विद द रबर प्लांट्स। तो ये पाया गया है व्हेन द इंट्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन प्लांट हार्मोन्स is done on the rubber plant, it is used to stimulate the latex flow। लेटेक्स की कंसंट्रेशन को, लेटेक्स फ्लो को इंक्रीज करने का जो काम किया जाता है रबर प्लांट के अंदर, वो हमारे इथाइलिन के द्वारा होगा। नंबर 2 ड्रग आ रही है, फिर से हमारी ड्रग आ रही है सैना ड्रग से रिलेटेड है। हमने साइटोकाइनिन के अंदर भी सैना ड्रग के बारे में ही पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा सैना ड्रग का आ रहा है जो कि इथाइलिन से रिलेटेड है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सैनोसाइड एट लो कंसंट्रेशन। अगर हम इथाइलिन को लो कंसंट्रेशन के अंदर एज ए प्लांट हार्मोन्स की अगर तरह यूज़ करते हैं सैना में, तो ये पाया गया है कि सैनोसाइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो सकती है या फिर पाई गई है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन एंड ऑक्सीजन। इथाइलिन एंड ऑक्सीजन, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सप्रेस द लेटरल बड फॉर्मेशन। जब ये दोनों हार्मोन्स हमारे आपस में काम करते हैं तो दोनों के दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके द्वारा होता क्या है, लेटरल बड फॉर्मेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको फिर से डिस्कस करूँगा, एक नहीं 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे एक पॉइंट आया था जब हम रोल ऑफ इथाइलिन पढ़ रहे थे इन प्लांट्स, उसमें पाया गया था कि जो स्टेम का जो इलोंगेशन है, जो लेंथ वाइज जो आ रही है, वो इनहिबिट हो रही है किसके द्वारा, हमारी इथाइलिन के द्वारा। और वही फंक्शन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है एपिकल मेरिस्टम के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो जो अगर हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन के इफ़ेक्ट को कम कर रही है इथाइलिन। जैसे कि ऑक्सीजन जो है हमारा जो एपिकल बड फॉर्मेशन है उसको तो एक्सीलरेट करता है, उसको तो ग्रोथ करता है, मगर लेटरल बड की जो फॉर्मेशन है उसको सप्रेस करता है। मगर वहीं पे जब हम इथाइलिन के बारे में बात करते हैं, इथाइलिन का भी सेम फंक्शन है जो कि ऑक्सीजन का फंक्शन है। ऑक्सीजन जो होता है इथाइलिन को एक्टिवेट करता है कि आप जाओ और लेटरल बड जो है उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करिए। तो इसका मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे के फंक्शन को एक्सीलरेट कर रहे हैं। किस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम ये है कि वो जो लेटरल बड की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है, केवल एपिकल लेंथ वाइज इंक्रीज करेगा इस टाइम के अंदर। तो एपिकल मेरिस्टम जो बड है उसको तो इंक्रीज करेगा मगर लेटरल बड को इनहिबिट करता है। उसी तरीके से जब हम इथिलीन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन और इथिलीन आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और इथिलीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी लेटरल बड के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन या फिर उनकी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो ये दोनों ही एक प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो है हमारा सप्रेस द लेटरल बड फॉर्मेशन। शूट की जो फॉर्मेशन होती है उसको इनहिबिट किया जाता है। तो ये हो गए हमारी नेक्स्ट प्लांट हार्मोन जिसको हम इथिलीन के नाम से जानते हैं। लास्ट जो आ रहा है वो है हमारा एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ABA के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में कंटेंट्स में बात करेंगे, एक तो होगा इसके अंदर इंट्रोडक्शन, और दूसरा होगा रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन मेडिसिनल प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के अंदर उसका क्या रोल रहेगा। जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो एब्सिसिक एसिड है वो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। नंबर 1 बात तो ये आ गई, ये कई नाम से जाना जाता है, तो पहला नाम आ गया इसका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, तो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कर रहा है। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन को परफॉर्म करेगा स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन ना इसका नाम क्यों रखा गया है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर कई प्रकार की इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, फ्लडेड एरिया हो गया, बाढ़ आ गई है, पानी की कमी हो गई है, ड्रॉट के अंदर, फ्लड के अंदर पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, कई प्रकार के मिनरल डेफिशिएंसी हो गई है, तो जो प्लांट है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट हार्मोन जिसकी इंक्रीज होती है वो है हमारा एब्सिसिक एसिड। एक जो है इसको डॉर्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको डॉर्मिन के नाम से क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट स्टिमुलेट द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। अभी तक हमने जितने भी मोस्टली जो प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था ये पाया गया है कि वो डॉर्मेंसी कंडीशन को ब्रेक डाउन करने काम कर रहे हैं, मगर
जब हम एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो जब प्लांट डोरमेंट कंडीशन में जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होगा डोरमेंसी को मेंटेन करने के लिए, और वो हमारा जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। इसको हम डोरमिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ इनिबिटर उसकी प्रॉपर्टी का शो कर रहा है नाम। स्ट्रेस हार्मोन्स भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से वो पता लग रहा है किस कंडीशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। डोरमिन जो है वो उसके फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर उसके फंक्शन के बारे में उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो इन नामों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, प्लांट हार्मोन जो है हमारा एब्सिसिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है मेनली वो सेनेसेंस पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर पाई जाती है। वो लीव्स भी हो सकते हैं और फ्रूट भी हो सकते हैं। एजिंग प्लांट्स के अंदर, एजिंग प्लांट पार्ट के अंदर इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। और दे हैव बीन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन के अंदर इनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो फॉर्मेशन है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब इनके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ऑसबॉर्न, जिन्होंने 1955 के अंदर सबसे पहले सेनेसेंट लीफ, जो कि एजिंग लीफ थी, उसको लिया और उसका उन्होंने परीक्षण किया, उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो उन्होंने ये पाया देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ ए डिफ्यूजिबल एब्सिसन एक्सिलरेटिंग सब्सटेंस। उन्होंने एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया जिसको क्या जो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, डिफ्यूजिबल एब्सिसन एक्सिलरेटिंग सब्सटेंस। अब इन चारों वर्ड को ज़रा ध्यान से देखिए। ये वो सब्सटेंस है जो कि डिफ्यूजिबल कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है, पहली बात तो ये। और अब क्या है, एब्सिसन एक्सिलरेटिंग। एब्सिसन का मतलब क्या होता है? एब्सिसन का मतलब होता है डिटैचमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट। एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करने वाले। तो वो सब्सटेंस जो कि एब्सिसन को इंक्रीज कर रहा था, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया किसके अंदर? सेनेसेंट लीफ के अंदर, एजिंग लीफ के अंदर। इसके बाद भी स्टडी हुई। कैंट्स एटॉल, एटॉल का मतलब होता है और भी साइंटिस्ट इनके साथ लगे होंगे, मगर मेन का नाम इनका आ गया। कैंट्स ने आइसोलेट किए सेवरल एब्सिसन एक्सिलरेटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द कॉटन प्लांट। उन्होंने कॉटन प्लांट पे वर्क किया और कई प्रकार के एब्सिसन एक्सिलरेटेड सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, जिनके उन्होंने नाम रखे एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2। अब बच्चों, ये जो एब्सिसिन 2 है, इसको हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये जो एब्सिसिन 1 है और जो एब्सिसिन 2 है, इनका नाम भी क्यों ऐसा रखा गया? इनका जो नाम लिया गया है वो है एब्सिसन से। बात समझ में आई? एब्सिसिक एसिड और एब्सिसिन 1 और एब्सिसिन 2, जिनको हम एब्सिसिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उनके नाम एब्सिसिन क्यों रखे? क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को एक्सीलरेट कर रहे थे जिसका नाम है एब्सिसन। तो एब्सिसन जो मिलता जुलता वर्ड है एब्सिसिन से, इसलिए इनका नाम एब्सिसिन या फिर एब्सिसिक एसिड रखा गया था। नेक्स्ट है रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एब्सिसन तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एब्सिसन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पार्ट, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर्स। एब्सिसन का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। अगर कोई फ्रूट मैच्योर हो गया, लीव्स मैच्योर हो गई, फ्लावर अगर मैच्योर हो गई, तो उसका उस प्लांट से टूट के गिरने के प्रोसेस को ही हम डिटैचमेंट प्रोसेस या फिर एब्सिसन कहते हैं। तो ये एब्सिसन होने के लिए भी तो कोई ना कोई हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके होने की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी जाके डिटैचमेंट होगा, और वो हार्मोन्स कौन सा होगा हमारा? वो होगा हमारा एब्सिसिक एसिड। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन सेनेसेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर कोई भी प्लांट के पार्ट की एज पूरी हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उसकी, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सीड हो, कोई भी अगर पोर्शन हो, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन जो पाई जाती है वो किसकी होती है? एब्सिसिक एसिड की पाई होगी। तो जो सेनेसेंट पार्ट है प्लांट का, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन जो होती है वो एब्सिसिक एसिड की पाई जाएगी। डोरमेंसी ऑफ सीड एंड द बर्ड्स। ये सीड और बर्ड की डोरमेंसी को मेंटेन करने का जो काम है वो हमारा किसके द्वारा होता है? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द एब्सिसिक एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड फाउंड हाई इन स्ट्रेस कंडीशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया स्ट्रेस हार्मोन। तो जैसा मैंने बताया था, प्लांट कई प्रकार की स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हो सकता है, जैसे कि मिनरल डेफिशिएंसी हो गई, उसको कोई इंजरी हो गई, ड्रॉप मतलब सूखा हो गया, या फिर उसको अंदर फ्लडिंग की अगर कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर चला जाता है। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन जो पाई जाती है हार्मोन्स की, वो किसकी पाई जाती है? हमारी एब्सिसिक एसिड की पाई जाती है, और इसीलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन जो हमारा प्लांट हार्मोन्स है,
जिब्रेलिन इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्रमोटर, और एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो यहाँ पे दोनों में कंट्रास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि पाया गया है कि जो जिब्रेलिन जो होता है, इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा और अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है। मगर ये पाया गया है अगर जिब्रेलिन, जिसको हम GA के नाम से जानते हैं, को अगर एब्सिसिक एसिड के साथ अगर दे दिया जाए तो एब्सिसिक एसिड जो है जिब्रेलिन की जो फंक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा। जैसे यहाँ पे है अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी, वो रुक जाएगी। किसके होने की वजह से? एब्सिसिक एसिड की होने की वजह से। तो जिब्रेलिन का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। लास्ट जो इफेक्ट आ रहा है, इट सर्व एज ए इंपॉर्टेंट रोल एंड पोटेंशियल एंटी ट्रांसपेरेंट बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का इसका फंक्शन आ रहा है। पहले तो ये पता करते हैं कि एंटी ट्रांसपेरेंट होता क्या है। पहले तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन का मतलब क्या है? देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर, देयर इज अ लॉस ऑफ द वाटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपेरेशंस। तो ये जो ट्रांसपेरेशन होता है ये भी ये फंक्शन है किसका? स्टोमेटा का फंक्शन है। गैसेस का एक्सचेंज है, उसी के साथ वाटर को भी वो लॉस करने में काम में लाया जा सकता है। तो होता क्या है कि जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसको ये क्लोज कर देता है। अगर एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये पाया गया है कि जो लीव्स की जो एपिडर्मल सेल्स हैं जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है वहाँ पर स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में पाए जाएंगे, ओपन कंडीशन में कम पाए जाते हैं। तो ये जो क्लोज्ड कंडीशन जो स्टोमेटा की जो पाई जाती है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सिसिक एसिड। अगर हमारे स्टोमेटा ही क्लोज रहेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे कई प्रकार के जो फंक्शन हैं हमारे एब्सिसिक एसिड के वो कंप्लीट होते हैं। इनके आपको इन तीनों ही हार्मोन्स में, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड में, अगर किसी प्रकार के भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज आ रही हैं, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जो कि इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।